हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू एम्पिरिकल क्लासेस। अब तक जो हम लोगों ने एटम में ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा हुआ है कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा और पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि एस ऑर्बिटल का जो एस ऑर्बिटल को एस ऑर्बिटल से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका एब्रीविएशन है। पी ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल से ही क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल को डी ऑर्बिटल से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी से ही क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एफ ऑर्बिटल को एफ से ही क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी जानकारी अब तक हम लोगों ने प्राप्त की है। इनका नेचर क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके बारे में भी डिस्कशन किया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। तो कुछ प्रीवियस जानकारी जैसे कि हम आपको बताएं कि जो एस ऑर्बिटल हमने बताया था वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगी, उसके बाद पी ऑर्बिटल होगा, फिर डी ऑर्बिटल होगा और फिर एफ ऑर्बिटल, ठीक है। इट मींस जो एनर्जी की अगर हम बात करें तो एस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, उसके बाद पी ऑर्बिटल की होगी, वैसे उसके बाद डी ऑर्बिटल। इट मींस जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब अगर पहला सेल है, दूसरा सेल है और तीसरा सेल है, चौथा सेल है, तो पहले सेल की एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू दूसरा सेल, और दूसरे सेल की भी एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू तीसरा सेल। एक खास बात, हम एनर्जी को एक और नए तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्बिटल क्या होती है। हम ये जानते हैं कि जो ऑर्बिटल होती है वो सेल का एक ऐसा प्लेस होता है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल है। सेल को हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, जब वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसे हम उस पाथ को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और इसी पाथ में जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, मीन्स जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, उस रीजन को, सेल के उस रीजन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन से डिफाइन हो रहा है। जो ऑर्बिटल है वो किससे डिफाइन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से डिफाइन हो रहा है। तो समझते हैं इस बात को, जो एस ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। जो पी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6। और जो डी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10। और जो एफ ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 14। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है एस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है, और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा चार्ज। और चार्ज क्या है, चार्ज एनर्जी, ऊर्जा है। चार्ज क्या है, एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी का जो सीक्वेंस होगा वही होगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा चार्ज और उतनी ज्यादा एनर्जी। एक ये भी टेक्निक है एनर्जी को समझने के लिए एसपीडीएफ ऑर्बिटल में। और बिल्कुल ऐसे ही हम सेल्स में भी इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे मान लो पहला सेल, ये न्यूक्लियस है और ये पहला सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। पहले सेल में हमने बताया था सिर्फ एक ऑर्बिटल होगी, वो भी s होगी। दूसरे सेल में 2 ऑर्बिटल होंगी, s एंड p। तीसरे सेल में 3 ऑर्बिटल होंगी, s p एंड d। चौथे सेल में 4 ऑर्बिटल होंगी, s p d एंड f। पांचवी सेल में 5 ऑर्बिटल होंगी, s p d f एंड g। अब देखो यहाँ पे भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से भी हम बता सकते हैं कि किस सेल की एनर्जी ज्यादा होगी और किस सेल की एनर्जी कम होगी। देखो पहले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। s में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। दूसरे सेल में कितने हो सकते हैं, s में मैक्सिमम 2 होंगे और टोटल कितने हो जाएंगे, p में 6, टोटल हो जाएंगे 8। यहाँ पे 2 6 और 10, टोटल कितने होंगे, 18। यहाँ पर 2 6 10 और 14, टोटल कितने हो गए, 6 2 8 10 24 और 32। 32। यहाँ पे देखो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 6 10 14 और 9 दूनी 18। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, 6 2 8, ठीक है, 10 8 18 32 और 50, ठीक है। ये हो गए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। देखो जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, मीन्स अगर हम पहले सेल से दूसरे सेल में जा रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले सेल से दूसरे
सेल की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा चार्ज, और जितना चार्ज ही क्या है, एनर्जी। ये हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एक खास बात हम और कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हैं एनर्जी कम होती है। एक और तरीका जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं, तो ये तीसरा तरीका देखो क्या है कि देखो अगर न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास है तो ज्यादा से ज्यादा इसका माइनस चार्ज क्या होगा, कैंसिल होगा। मतलब जितना ज्यादा माइनस चार्ज कैंसिल होगा उतना कम एनर्जी होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस से दूर है तो उतना कम माइनस चार्ज कैंसिल होगा, और जितना कम माइनस चार्ज कैंसिल होगा उतना ही क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। तो हमने 3-4 बातों से इस बात को समझा हुआ कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसमें हम जो ऑर्बिटल्स हैं उनके एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम को समझते हैं। तो एक रूल है जिसको बोलते हैं आप बाउ का नियम। आप बाउ का नियम, आप बाउ का प्रिंसिपल, आप बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। आप बाउ का जो प्रिंसिपल है इसमें यह बताया गया है कि किस सब सेल की सबसे कम एनर्जी है और किस में हम पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये दो बातें बताएंगे। मीन्स जो सब सेल हैं, एसपीडीएफ ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी का सीक्वेंस बताया गया है। थोड़ा सा हम शब्द से ही समझते हैं। तो आप बाउ जो शब्द है जो जर्मन भाषा से लिया गया है, जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है, और इसका मतलब है टू बिल्ड अप, और टू मेक अप, और टू कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट। ये इसका मतलब है। आप किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। देखने में लग रहा होगा अब्बाउ का नियम या अब्बा प्रिंसिपल कोई साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब है, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब है टू बिल्ड अप, टू मेकअप या टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया, कुछ खास नहीं है, बस इतना बताया गया है। बहुत ही सिंपल बात कही गई है इसमें। वह सिंपल बात यह है कि जैसे मान लो, और इसको हम थोड़ा सा नए तरीके से समझेंगे, एक नई टेक्निक के साथ। जैसे मान लेते ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये एनर्जी का सीक्वेंस है। तो न्यूक्लियस के जस्ट पास में क्या होगी, पहला सेल होगा जिसमें 1s आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2s होगा। उसके बाद क्या होगा, 2p होगा, फिर 3s होगा, फिर 3p होगा, फिर क्या होगा, फिर 4s होगा। और जो 3D का लेवल है, ध्यान से समझना, इनके बीच में देखो ये गैप है, अच्छा खासा गैप हमने यहाँ पे शो किया होगा, ये एनर्जी का गैप है। लेकिन यहाँ पर जो 3D है वो 4s से बस थोड़ा सा ही ऊपर है, बहुत कम गैप है। और उसके बाद 4p। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बात है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इन दोनों ऑर्बिटल में बहुत कम गैप है। अगर देखा जाए इन दोनों ऑर्बिटल में क्या है, बहुत कम गैप है, जबकि 4s और 4p में देखा जाए तो बहुत ज्यादा गैप कंपैरेटिवली। और ये बहुत कम गैप बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करेगा आने वाले लेक्चर्स में। इससे बहुत सारी बातें, ये जो गैप है ये हाइब्रिडाइजेशन को भी एक्सप्लेन करने में मदद करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी एक्सप्लेन करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये अब इस हिसाब से अगर हम इसका क्रम लिखें तो 1s की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, सबसे नीचे। ये एनर्जी का क्रम है, बढ़ता होगा। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा 2s, फिर 2p, फिर 3s, और फिर क्या आएगा 3p, फिर 4s। इन दोनों की एनर्जी हम लगभग बराबर मानते हैं, 3d और 4। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की बात करें ऑर्बिटल की, तो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होती है और फुल फील्ड ऑर्बिटल होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है अदर ऑर्बिटल।
अगर हम बात करें इसमें P में, तो P3 है और P6 ये ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती हैं? इसके 2-3 रीजन है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लो ये हाफ फील्ड आर्टिकल है और ये फुल फील्ड आर्टिकल, ये हाफ फील्ड आर्टिकल हो गई और ये फुल फील्ड आर्टिकल हो गई। इन दोनों में देखो जो इलेक्ट्रॉन पे क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सिमेट्रिकल फील्ड है। यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ज़्यादा स्टेबल होने का जो पहला रीज़न है वो ये है कि जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉरी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, हम ये लिखेंगे, पहला रीजन ये लिखेंगे। यहाँ पर चार्ज का क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब ये है कि बराबर सभी ऑर्बिटल में क्या चार्ज होगा, वो बराबर। तो जब बराबर चार्ज होगा तो न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन फील करेंगे ऑर्बिटल वो बराबर फील करेंगे। इसकी वजह से इनमें क्या होगी, अच्छी खासी स्टेबिलिटी होगी। जो दूसरा रीजन ये है कि इनमें हाई एक्सचेंज एनर्जी होती है अदर देन अदर। मान लो हम कंपेयर करें P2 से या P1 से या फिर P5 से या P4 से, इन ऑर्बिटल से अगर हम कंपेयर करें ये ऑर्बिटल क्या होंगी, मोर स्टेबल होंगी। दूसरा क्या है, हाई एक्सचेंज एनर्जी। अब ये क्या होता है, हाई एक्सचेंज एनर्जी। तो जो हाई एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या होता है, ये ऑर्बिटल इंटरचेंज होती रहती है। इंटरचेंज जब ये जो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। इस समय क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है। उतना ज्यादा सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जब सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो उसमें स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। ये दो रीजन बताए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर स्टेबिलिटी की बात करें डी ऑर्बिटल में भी, डी ऑर्बिटल की भी स्टेबिलिटी को हम ऐसे ही समझते हैं कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होती है, मींस जो D5 होगा और जो D10 होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। और जो D10 है ये भी ज्यादा स्टेबल होगा। सेम रीजन, पहला रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम। दूसरा क्या है, इनमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो जो D5 है सॉरी D10 है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि D10 में एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू D5। D10 की एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू D5, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, एक खास बात और है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, मतलब जितना ये मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन जितना ये क्लॉकवाइज मूव करके जो भी फील्ड जनरेट कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, उतना ये उसको क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही एज कंपेयर टू दिस। एक और रीजन हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए बताया। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। हमारा जो सवाल था वो क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा। ये देखो, अब तक जो बुक्स वगैरह हैं जो 12th स्टैंडर्ड में बताया जाता है, क्रोमियम 24 ये एक एक्सेप्शन है। इसको बोला जाता है कि एक एक्सेप्शन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। आर्गन 4s1 3d5 और एक कॉपर 29। आर्गन है 4s1 3d2। इन दोनों को बताया जाता है, पहला एक्सप्लेनेशन आता है कि इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक्सेप्शन। ठीक है, अपवाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। दूसरी बात आती है, पहली बात तो ये बताया गया कि भाई अपवाद है, चलो मान लेते हैं। दूसरा अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। दूसरी बात ये बताते हैं जो अभी हमने बताया कि D10 और D5 मोर स्टेबल होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। दो रीजन बताए जाते हैं कि जो D5 है और D10 है वो मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू D9 और D4, इसलिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर। तो अच्छा ठीक है, इस रीजन पे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। मान लो मैं एक और एलिमेंट लेता हूं, कार्बन 1s2 2s2 2p2। यहां पर भी वही काम होना चाहिए कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर कर देना चाहिए। अगर हम दूसरी बात पे बात करें तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर करके लिख देना चाहिए
2s1 और 2p3, ये भी हाफ फील्ड है, बेचारी मोर स्टेबल हो जाए, ये भी तो हाफ फील्ड है। अच्छा मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ फ्लोरीन का। फ्लोरीन 9 1s2 2s2 और 2p5, यहां पे भी ये कर दिया जाए कि 2s1 कर दिया जाए और 2p6 कर दिया जाए, ये फुल फील्ड बन जाएगी और ये भी मोर स्टेबल हो जाएगी। और ऐसा हो सकता है बिल्कुल, अगर यहां हो सकता है तो यहां पर भी हो सकता है। रीजन क्या है कि यहां पर ऐसा नहीं किया गया और यहां पर ऐसी बात कर दी गई, यहां पे ऐसा क्यों नहीं किया गया और यहां पे ऐसा किया गया, इसी बात को समझने के लिए जो अभी अभी हमने बताया है उसको समझते हैं। हमने यहाँ पे ये लिखा था कि ये 1s है, मान लो ये एनर्जी का क्रम है, यहाँ नीचे क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये 2s है, ये 3s है, ये सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 2p है, ये 3s है, ये 3p हो गया, ये 4s और ये इसी के जस्ट पास में क्या है 3d और ये 4p। तो इसका आंसर ये हुआ, इसका जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन और आंसर ये है, ध्यान से समझना इस सवाल। जो कार्बन और फ्लोरीन के केस में जो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां 2s से 2p में जा रहा है, 2s से 2p में जा रहा है, यहां पे एनर्जी का गैप जो है वो ये है। लेकिन क्रोमियम और कॉपर के केस में, सॉरी यहाँ पे Cu कॉपर हो गया, कॉपर के केस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है 4s से 3d में जा रहा है, किसमें जा रहा है 4s से 3d में, और 4s से 3d में गैप देखो कितना है, बहुत ही कम गैप है, बहुत ही मिनिमम गैप है। तो ये जो चीजें हो रही हैं यहाँ पर, इसका मेन रीजन ये कम गैप